व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी इस टीजीटी पेनेशिया सीरीज़ का लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 100। और इसको कंपाइल करने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाने की ख़त्म, और उसके बाद आपकी अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। किस बात को लेकर के कि आपको पर डे 1.5 से 2.5 घंटा नई चीज़ें पढ़नी, नई चीज़ें के मतलब नया सिलेबस कंप्लीट करना है, और प्रतिदिन 1 घंटा 1 आवर रिवीजन करना है आपको। और ये नोट्स आपको इतने अच्छे से तैयार होने चाहिए बेटा कि आप ये समझ लो कि सोते में भी कोई अगर आपसे कुछ पूछे तो आप उसका रिस्पॉन्स ज़रूर कर दो, ठीक है ना। और जो टर्मिनोलॉजी, जिन शब्द पर हम बार बार बोलते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको आप बुक से या इंटरनेट के थ्रू बार बार देख कर ज़रूर पढ़ेंगे। इतना अगर आपने कर लिया और आपने रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक के पीछे के सवाल लगा लिए तो हम आपसे गारंटी लेते हैं इस बात की कि जैसे मेरे 111 क्वेश्चन सही हुए थे 125 में से, ठीक है, बस यही कंडीशन आपकी भी होगी, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसलिए बस आपको मन लगा के पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की। सारी चीज़ें हमने कंपाइल करा दी, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, सबने पढ़ाई करी, मन से पढ़ाई करी, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ। कुछ चीज़ें जो छूटी उनको भी पढ़ाया गया। वन लाइनर मोड में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इस बार इसमें पुट अप किए हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा डालिए तो हम आपको गारंटी देते हैं 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज़रूर मिल जाएंगे इस वन लाइनर सीरीज़ से, ठीक है ना। तो चलो भाई बात करते हैं अपनी आगे की स्लाइड की, जो कि लास्ट स्लाइड है। सुनते चलना बस। हाशीमोटोज़ डिजीज़ जो है वो थायराइड से संबंधित है। हाशीमोटोज़ डिजीज़ किससे संबंधित है बेटा? थायराइड से। वैसोप्रेसिन इसका एक और नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, दैट इज़ ADH। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं। एक्रोमेगेली के बारे में क्या जानते हो? एक्रोमेगेली जब हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तब एक बीमारी होती है एक्रोमेगेली, ठीक है। एक्रोमेगेली इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, अक्सर क्या होता है कोई ऑर्गन दे दिया जाएगा आपको और ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एंडोडर्मल है और कौन सा एक्टोडर्मल है। तो ये ट्रिक याद कर लो बेटा। ट्रिक क्या है देखना, सुनना जरा। थाई थाई पैराथाई पान को लेकर अंदर आई, थायराइड थाइमस पैराथायराइड पेनक्रियास एंडोडर्मल। मज़ा आ जाएगा। ये ट्रिक बहुत अच्छी हैं। वीडियो के लास्ट में ही हमको बताना ज़रूर कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। थाई थाई पैरा थाई पान को लेकर अंदर आई, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है। थाई थाई पैरा थाई पान को लेकर अंदर आई, थायराइड थाइमस पैराथायराइड पेनक्रियास, दीज ऑल आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को ही वॉमिटिंग सेंटर कहते हैं। जब हम किसी कार में, गाड़ी में बैठे होते हैं, पीछे बैठा दिया जाता है, बारात रात जा रही होती है, भैया बैठ जाओ पीछे। जो फालतू के लोग होते हैं उनको कार में भूसा की तरह भर दिया जाता है। अब पता चला वो बेचारे बैठ गए पीछे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग में भी तो शामिल है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है तो वो वॉमिटिंग कराना स्टार्ट करा देता है। और फिर जो बारात में ज़बरदस्त जो तीक्ष्ण वॉमिटिंग फैलाई जाती है पीछे के बच्चों के द्वारा जो कार में पीछे बैठे होते हैं, फिर तो क्या कहने, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वॉमिटिंग सेंटर है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जो सांस सामान्य रूप से चल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग होती है। लेकिन योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन, जब ये सब करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, सहस्रार, ये जब करते हैं हम, तब इस तरह की प्रक्रियाओं में जो हम सांस लेते हैं वो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग नहीं है। यानी कि जो डीप ब्रीदिंग है वो हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू नहीं लेते हैं, वो हम अपने मन से लेते हैं। मन से मतलब सेरिब्रम से लेते हैं, ठीक है। सेरिब्रम कहता है कि डीप ब्रीदिंग लो, तब हम करते हैं ऐसा। बाकी नॉर्मल ब्रीदिंग, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग जो अपने आप स्वतः चल रही है, उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा शामिल होता है।
बैलेंस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का फंक्शन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेरिबेलम की। शराब पी लेने पर या कुछ एल्कोहलिक टाइप का हेलुसिनोजन लेने पर ये सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, इसलिए व्यक्ति आगे पीछे डोलते हुए नाली में गिर जाता है और PIG साहब उसको चाटते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो एक पेज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पेज पे, सुनते चलना बस प्यार से। हार्ट बीट को और कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पता है, देखो हमने आपको बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, सामान्यतः शरीर में PSNS पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, लेकिन भय की स्थिति में, लड़ाई की स्थिति में, गुस्से की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में आपका SNS काम करता है। क्या काम करता है? SNS। तो SNS मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, आपको पता ही है स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन नहीं होता इन्वॉल्व इसमें, स्पाइनल कॉर्ड ही काम करती है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता तो क्विक रिस्पांस नहीं होता, क्योंकि ब्रेन एनालिसिस करता है बार बार कि क्या रिस्पांस दिया जाए। अगर कोई सामने से आ रहा था, उसने आपके एक झापड़ मारा और आपने तुरंत एक झापड़ उसके मार दिया, इसका मतलब ये जो काम हुआ है ये आपके मस्तिष्क ने नहीं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड ने किया। और अगर आपको वो झापड़ मार के आपको देख रहा होता, हंस रहा होता, आप उसको देखते, खींचते, चिढ़ते, उसके पास जाते, फिर एक झापड़ मारते, तो ये ब्रेन इंक्लूड हो गया। आई बात समझ में? तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि QUICK, क्विक एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब हो गया? क्विक एक्शन। तो क्विक एक्शन में क्या शामिल होता है राजा बेटा? क्विक एक्शन में शामिल होता है नर्व। ठीक है, नर्व मतलब तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ट्रिक, इस वीडियो में 2 ट्रिक दी हैं। पहली वाली ट्रिक के बारे में भी बताइएगा, इसका ये तो बहुत ही अच्छी लगती है हमको। एक तो पट्टू नल में से पानी नहीं लाया, एक तो मतलब एक्टोडर्मल, पट्टू मतलब पिट्यूटरी, नल एड्रीनल में मतलब मेड्यूला, किडनी के 2 भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल मेड्यूला, पानी नहीं लाया मतलब पीनियल। तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन क्या क्या हो गए, ध्यान दीजिएगा। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो गया पट्टू मतलब पिट्यूटरी, नल में से मतलब कि मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला, और पानी मतलब पीनियल। These 3 organs are ectodermal in origin। और इससे पहली वाली ट्रिक में हमने एंडोडर्मल पढ़ लिए थे। बस अब अगर कोई क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से एक्टोडर्मल एंडोडर्मल छाटो, ये दोनों ट्रिक आपको याद नहीं, खड़ाक से निकाल दोगे 2 मिनट के अंदर। इसीलिए कहीं ना कहीं देखो बेटा, रटना जरूरी होता है। ऐसा ना कोई कहता हो आप तो रटते रहते हो जब देखो तब, तो भैया सभी रटते हैं, कौन नहीं रटता? मैथ्स में फॉर्मूले नहीं रटे जाते क्या? बेशक रटे जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। अब 2.5 घंटे का पेपर अगर हम 1.5 घंटे में ख़त्म कर ले रहे हैं रट के, तो हमारे लिए तो उपलब्धि हुई ना, बाकी तो सारे लगे रहेंगे ना उसमें घंटा भर। तो अच्छी बात है कि हमें थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। हु फर्स्ट रिकॉर्डेड EEG, दैट इज बर्जर। द मेन कॉज ऑफ पैरालिसिस इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल। वो भी कौन सी वाली? मोटर नर्व। सेंसरी तो कह रही कि हाथ उठाओ, लेकिन नहीं उठ रहा। पोलियो के दौरान पैर के पास की मोटर नर्व खराब हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, तो मस्तिष्क तो उसको आदेश दे रहा होता है कि पैर उठाओ, पैर उठाओ, लेकिन ऐसी कंडीशन होती है कि जब वायर टूटा है तो पंखा चालू कैसे होगा? स्विच आप दबाते रहिए, आप स्विच दबाते रहिए, पंखा तभी चालू होगा ना जब वायर बीच में जुड़ा हो। जब नर्व सेल डैमेज है, टूटी है, तार टूटा है, तो वहाँ तक संदेश पहुँचेगा नहीं, तो मोटर नर्व उसका फॉलो करेगी नहीं। आई बात समझ में? तो एक बात और आपको बता दें, ऑक्सीजनेटेड बॉडी को कभी पैरालिसिस नहीं होता, इसीलिए थोड़ी देर सुबह उठ के कपालभाति या इस तरह का कोई अनुलोम विलोम टाइप के प्राणायाम जरूर करने चाहिए। इपेंडाइमल सेल की अगर हम बात करें, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होती है। प्रॉन जिसको कहते हैं उसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ह्यूमन की किडनी है ये कैसी होती है? मेटानेफ्रिक। रैबिट आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन रैबिट के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ह्यूमन और रैबिट में पाई जाने वाली जो किडनी होती है वो कैसी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और आपको पता ही है, जन्म से ही पता है कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो बेटा, ऐसी सेल्स जो पोडोसाइट में अंदर की तरफ पाई जाती हैं उसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, पता है ना? या पोडोसाइट नाम की जो सेल्स हैं ये कहाँ पाई जाती है? इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल।
इवोल्यूशन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो शब्द हृदय, हार्ट, ये सबसे पहला जो टर्म है ये एनिलिडा यानी केचुआ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हार्ट शब्द का प्रयोग नहीं होगा कभी भी। द इवोल्यूशन ऑफ एन एनिमल of a heart to pump the blood is found for the first time in Annelida। फर्स्ट टाइम एनिलिडा से ही हृदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी धमनियाँ होती हैं, हमारे शरीर में बड़ी बड़ी शिराएँ होती हैं, लेकिन भगवान ने आँखों के पास धमनी नहीं दी, क्योंकि अगर आँखों के पास भगवान धमनी दे देते मोटी मोटी तो खून जब वहाँ से निकलता तो आँखें लाल हो जाती। तो ऐसी कंडीशन में भगवान ने बड़ी पतली पतली केशिकाएं दी हैं। उन केशिकाओं को हम हिंदी भाषा में कहते हैं कैपिलरीज। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि ये कैपिलरीज किसकी बनी होती है? आप बोलोगे एंडोथीलियम ओनली, नॉट मोर देन दैट। ओनली एंडोथीलियम कैन मेक कैपिलरी। आगे बढ़ते हैं। डायस्टोल माने क्या होता है? डायस्टोल माने फैलना। डायस्टोल माने क्या होता है? फैलना। और सिस्टोल माने क्या होता है? सिकुड़ना, संकुचन। समझते चलना मेरी बात को। सिस्टोल माने क्या होता है? संकुचन या सिकुड़ना, और डायस्टोल का मतलब होता है फैलना। तो अगर हृदय फैल रहा है तो सीधी सी बात है हृदय में अंदर खून आ रहा है। तो ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड एंटर्स इन द हार्ट। अब बात समझ में आई। और ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड गोज आउटसाइड फ्रॉम द हार्ट। दोनों बातें हैं, दोनों बातों को बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? ब्लड एंटर करता है हार्ट में, और सिस्टोल के दौरान निकलता है बाहर। टोटल लंग कैपेसिटी हमारी होती है 5800 से 6000 ml, और इस टोटल लंग कैपेसिटी में, दैट इज TLC में, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं। देखो बेटा, एक सामान्य मनुष्य में रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1200 ml। और एक सामान्य मनुष्य के फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4800। आप जोड़ दोगे तो 5800 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 5800 ml, या हिंदी भाषा में कहते हैं कि 5.6 लीटर हवा हम अपने फेफड़ों में भर लेते हैं। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़े में एल्वियोलाई की संख्या कम हो जाती है, और एल्वियोलाई की संख्या कम होने के कारण कम ऑक्सीजन रह पाती है, और ये कम ऑक्सीजन होने के कारण उनकी बॉडी डीऑक्सीजनेटेड होती है, इसीलिए उनको कैंसर क्रिएट होता है। आई बात समझ में? कैंसर कोशिकाएं तभी जन्म लेती हैं जब शरीर में ऑक्सीजन की अनियमितता या अनिश्चितता या अभाव होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, हमको पता ही है कि सुबह जो 12 बजे के पहले वाली धूप होती है, सनलाइट होती है, वो हमको विटामिन डी प्रोवाइड कराती है। ये नहीं कि दोपहर में 1 बजे खोल के बैठ गए छाती भगवान के सामने विटामिन डी लेने के लिए, करिया हो जाओगे चटक। ठीक है, तो विटामिन डी जो आपको चाहिए ये कब चाहिए? मॉर्निंग का चाहिए, 11 बजे के पहले का चाहिए। जो सनलाइट 12-11 बजे से पहले की होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है। और अगर हम कहें कि हमें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे प्राप्त हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ, वो दवा आती है जिसके बारे में एक बार हम बता चुके हैं आपको, सी कॉड। उसमें कॉड फिश का जो लीवर होता है उससे दवा बनाई जाती है। शार्क से भी बनाते हैं और कॉड फिश से भी बनाते हैं। अब वो दवा का क्या फ़ायदा है? वो नेत्र ज्योति वर्धक है क्योंकि उसमें विटामिन ए पाया जाता है। वो ऑस्टियोपोरोसिस, उठने बैठने में जो हड्डी चट चट बोलती है, उसको ख़त्म करने में सहायक है। बाल को झड़ने से रोकती है, और आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। कुल मिला के 4 फायदे हैं सी कॉड से। ठीक है, तो कॉड फिश ऑयल जो है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई के बारे में आपको पता ही है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जितना ज़्यादा विटामिन ई आपकी बॉडी में रहेगा आप उतने स्वस्थ, उतने सुंदर दिखेंगे, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है। ग्रीन कलर का कैप्सूल आता है एवियन नाम का, 400 mg में भी आता है, 600 mg में भी आता है। वो बीच बीच में खा लेने चाहिए हमको, 2 महीने 4 महीने में एक आध बार। ठीक है, वो हमारा विटामिन ई का कंटेंट पूरा कर देते हैं। अब विटामिन ई का हमको फ़ायदा क्या है? बिल्कुल फ़ायदा है। देखो, अगर मेल है तो स्पर्म का काउंट बढ़ जाएगा, स्पर्म की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर फीमेल है तो ओवा जो है वो थोड़ा ताकतवर हो जाएगा, थोड़ा पोटेंशियल उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो जल्दी से फैलोपियन ट्यूब में आएगा।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर अगर चल रही थी तो वो काबू में आने लगती है, मतलब टाइम टू टाइम 28 डेज में कंप्लीट होने लगती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट दैट इज B12। हमने कई बार बताया कि विटामिन B12 जो है उसको हम कहते हैं साइनोकोबैलामीन। ये क्या कह रहा है आपको पता है? कोबैला का मतलब कोबाल्ट। देखो बेटा, वैसे तो ये भारी धातुएं हैं कोबाल्ट, कॉपर, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मदद करती हैं थोड़ी मात्रा में अगर लिया जाए। दीज ऑल आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमको चाहिए लेकिन थोड़ा सा चाहिए। जैसे आपको पता है जिनको जिनको कोरोना हो रहा है उनको क्या देते हैं? विटामिन सी के टैबलेट देते हैं। विटामिन सी क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है। जिंकोविट नाम का कैप्सूल आता है। जिंकोविट क्यों देते हैं? जितना सोओगे, जितनी नींद अच्छी पूरी कर लोगे, उतनी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और जिंक नर्वस सिस्टम को डाउन करके आपको शांत करता है। और तीसरे नंबर पे विटामिन ई का टैबलेट देते हैं, ई का कैप्सूल देते हैं ताकि थोड़ा सा विटामिन डी का कैप्सूल देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। विटामिन डी क्या? वही देते हैं जो हमने आपको बताया, सीकॉड। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसीलिए उनके चार्ट में इन तीनों चीज़ों को बड़ा महत्व दिया गया। बाकी वो काढ़ा वगैरह पिलाते हैं। चलो, तो विटामिन ऐसी कौन सी जिससे एरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंट होता है? तो आप कहोगे विटामिन B12। एरिथ्रोसाइट और कुछ थोड़ी है, आरबीसी को कह रहे हैं, ये रेड ब्लड कार्सिकल्स को ही तो कह रहे हैं एरिथ्रोसाइट। तो विटामिन B12 अगर आपके शरीर में नहीं है, कोई कोई कहता ना कि मेरे शरीर में B12 नहीं है, तो B12 ना होने का सबसे पहला कारण होता है हाथ पैर का झुनझुनाना। थोड़ी देर अगर आप बैठ गए पलथी मार के तो पैर के तलवे झुनझुनाने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सिद्ध होता है कि आपके शरीर में खून की कमी है, आरबीसी की कमी है। वो भी किस तत्व के कारण? विटामिन B12 के कारण। तो बस कुछ मत करिए, बीकासूल नाम के जो टैबलेट आते हैं सिंपल वाले, जिंक के बीकासूल वाले टैबलेट आते हैं, वो आप खा लीजिए 15 दिन 10 दिन भोजन के बाद, सही हो जाएंगे एकदम। परनीशियस एनीमिया इज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12। ठीक है, पता ही आपको, कोई नई बात नहीं। परनीशियस एनीमिया क्यों होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण। प्रोटीन के ऐसे बॉन्ड जिसमें पानी नहीं पाया जाता, एनहाइड्रस बॉन्ड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कौन सी है? ग्लाइसिन। देखो, यही अमीनो एसिड मोनोमर होती, यही जुड़ जाती तो पॉलीमर हो जाती है, बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस हो जाता है। हम लोग जो पाउडर वगैरह खरीद के लाते हैं बॉडी बनाने के लिए, उनमें ये अमीनो एसिड ही तो पड़ी होती हैं अलग अलग। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। बस हमें लगता है शायद ये लास्ट पेज है। 3 पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सुनते चलना बस ध्यान से, ये आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम आपसे कब मिलेंगे? जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो उससे पहले हम आपको 7 लाइव क्लासेस देकर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे। जब भी शब्द आए सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, आपको याद करना है तिलचट्टा, आपको याद करना है झींगुर, मतलब इंसेक्ट। इंसेक्ट में कैसा क्लीवेज होता है? सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन इंसेक्ट। A species inhabiting different geographical areas is known as एलोपेट्रिक। एक में रहने वाले सिम्पेट्रिक, दूर दूर रहने वाले एलोपेट्रिक। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे। अब देखो, आपने प्याज देखा होगा, तो प्याज जो नीचे लगा होता है उसमें ऊपर हरे कलर का एक पत्ती निकलती है जो ऊपर तक आती है और ऐसे काम करेगी जैसे तना होता है और उस पर लगता है फूल। तो पूछ रहे हैं कि उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं स्केप, SCAPE। द लीफ स्टेम ऑफ ओनियन which is produced to bear a flower is called scape। पैराथार्मोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन, खास तौर से जिन फीमेल्स को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है उनका यही पैराथार्मोन सही नहीं होता है, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड सही नहीं होती है, क्योंकि पैराथार्मोन का काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना है? कैल्शियम और फॉस्फेट को। अब ध्यान देना है जरा, हम चित्र बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये देखो, ये हो गया गर्भाशय। ये क्या हो गया? गर्भाशय। ये हो गई फेलोपियन ट्यूब। ये क्या हो गई? फेलोपियन ट्यूब। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रही है, ओव्यूलेशन के बाद अगर सेक्स हुआ तो निषेचन हुआ और निषेचन के साथ ओवा और स्पर्म यहाँ पर मिलकर उन्होंने जाइगोट बना लिया।
अगर जाइगोट बना लिया, सुनिएगा ध्यान से, अगर जाइगोट बना लिया तो ब्रेन आसपास यहाँ पर मोटी मोटी लाइनिंग बनवा देता है, किसकी, एंडोमाइट्रियम की, ताकि अगर मम्मी को चोट लगे तो ओवा टूटे ना, जाइगोट टूटे ना, चोट ना लगने पाए। तो एंडोमाइट्रियम की ये मोटी मोटी लाइन इस बनने वाले भ्रूण की रक्षा करती हैं। किसकी रक्षा करती हैं? भ्रूण या फीटस की। 72 घंटे बाद, सेक्स के 72 घंटे बाद जाइगोट डेवलप होके इम्प्लांट कर दिया जाता है यूटेरस, गर्भाशय में। अब समझना ध्यान से, अगर सेक्स हुआ लेकिन निषेचन नहीं हो पाया तो पता है क्या होगा? तो ये एंडोमाइट्रियम की जो लाइनिंग्स हैं ये कट कट के बाहर आने लगती हैं। इसी को हम हिंदी भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, जो 3 से 4 दिन तक लगातार फ्लो होता रहता है। सुनना बहुत ध्यान से, अब मेन बात जो बताने जा रहे हैं, ये पैराथार्मोन नाम का जो हार्मोन है ना, ये यही मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? सुनना जरा ध्यान से। ये जो पैराथार्मोन है ये खून छीनता कहाँ से? ये खून अगर सेट कर रहा है आपकी बॉडी में, आपके गर्भाशय में, आपके यूट्रस में, तो ये खून लाता तो होगा कहीं से। ये कहाँ से लाता है? ये आपकी हड्डियों को गलाता है, बोन्स को। आई बात समझ में? ये आपकी बोन्स को मेल्ट करता है, वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट नाम की सेल डेवलप करता है और वो बोन को तोड़ती हैं। वो बोन टूटती, अस्थि मज्जा टूटता है और रुधिर का निर्माण करके एंडोमाइट्रियम की लाइनिंग बनाई जाती है। और 30वें दिन या 28वें दिन वो अगर निषेचन हो गया तो कोई बात नहीं, तो एमसी नहीं होगी, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये सारा का सारा मटेरियल क्लॉट के फॉर्म में बह जाएगा। इसीलिए लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो के दौरान चाय नहीं, दूध पीना चाहिए, और बहुत गर्म दूध भी नहीं पीना चाहिए, साधारण दूध पीना चाहिए, क्योंकि उस दौरान बॉडी कैसी होती? कैल्शियम डेफिशिएंट। उस दौरान बॉडी में कैल्शियम नहीं होता या कम होता है। वैसे ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, होता तो है ही, लेकिन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कितनी भी स्वस्थ लड़की होगी, आप उसका हीमोग्लोबिन चेक कराना, कभी भी 12 से ऊपर नहीं जाता। 12 या 13 अपर लिमिट होती है, और हम लोगों में क्या होता है? 15-16 तक पहुंच जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो खैर ये तो ज्ञान की बात थी, डॉक्टरी वाली बात थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ए डॉग इज 20 ईयर। पता ही आपको, कोई नई बात नहीं है। ऐसा कौन सा इनवर्टिब्रेट है जो सबसे बड़ा है? आप बोलोगे सर मोलस्का है, दैट इज कॉल्ड जाइंट स्क्विड। मोलस्कन फैमिली का जाइंट स्क्विड सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। पल्मोनरी धमनी, देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि सारी शिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, सारी धमनियां शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कक्षा 8 में? लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो अशुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाती है? अशुद्ध रक्त को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स ले जाती है। देखो, हृदय से गंदे खून को लंग्स की तरफ भेजा जाता है, फेफड़ों की तरफ से भेजा जाता है। फिर आप सांस लेते हो, आपने सांस ली, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर गई, कहाँ गई? फेफड़ों के पास। कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजन छन कर उस खून में चली जाती है, और अब हृदय उस खून को वापस लेकर पंप कर देता है पूरी बॉडी में। बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, अगर आपको देखने को मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। मेडिकल के 4थे या 5वें प्रोब में दिखाया जाता है, 5वें या 6ठे प्रोब में दिखाया जाता है, जब बहुत अच्छे से एनिमल टिश्यूज़ पढ़ाए जाते हैं तब। ठीक है ना? कभी हृदय धड़कता हुआ देख लोगे तो वहीं बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाओगे, इतना अच्छा लगता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है हार्ट टू लंग। रिचमंड लैंग इफेक्ट रट लेना, रिचमंड लैंग इफेक्ट रट लेना, समझ लेना, बुढ़ापे में देरी लाने का इफेक्ट है रिचमंड लैंग इफेक्ट। एलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये क्या है बेटा? जब हेपेटाइटिस होता है किसी को, जब किसी को एड्स होता है, तो यही टेस्ट किया जाता है। ये एंटीजन या एंटीबॉडी को ढूंढ लेता है टेस्ट, एंटीजन या एंटीबॉडी। एलिसा टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी। आई बात समझ में? तो भैया ये था हमारा 100 क्लासेस का पूरा कोर्स। हमने अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किया, अपने वादे को निभाया। आपसे 900 प्रश्न बोले थे, 920 प्रश्न दे दिए, 20 प्रश्न ज़्यादा इधर दिए। आपसे 70 वीडियोस बोले थे स्टार्टिंग में, फिर हमने 100 वीडियोस कर दिए।
तो हमारी तरफ से लगभग काम ख़त्म हो चुका है। अब मेरा दायित्व ये रह गया है कि एग्ज़ाम के पहले हम आपको 7 लाइव क्लास देकर आपको ये पूरा का पूरा रिवाइज करा दें। और आपका क्या दायित्व है, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करिए। प्रतिदिन 3 घंटे की लर्निंग होनी चाहिए, जिसमें से 2 घंटे आप नया पढ़ोगे, कुछ नया का मतलब वही चैप्टर ही पढ़ोगे, और 1 घंटे का पुराना रिवीजन करोगे। प्रतिदिन कम से कम 100 क्वेश्चन रोज लगाइए। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने मतलब 90 दिन। कितने दिन? 90 दिन। और अगर आपने 100 क्वेश्चन पर डे लगाए, कितने दिन तक? 90 दिन तक। तो आपने कितने क्वेश्चन हल कर डाले? आपने 9000 क्वेश्चन हल कर डाले। किसी की औकात नहीं कि वो आपको 125 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन लाने में रोक सके। 100 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने। अब बात आती है कि सर आपने 10 कम क्यों कर दिए या 11 कम क्यों कर दिए, अपने बराबर क्यों नहीं रखा? हम बताते हैं अपने बराबर क्यों नहीं रखा। रीज़न ये है कि 9000 क्वेश्चन तो आपने लगा लिए। अभी आपका एक छोटा सा काम और बचा है। काम क्या है राजा बेटा? काम यह है कि जो MP कौशिक और रमेश गुप्ता है, इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, जो गाढ़े गाढ़े लिखे हैं, मोटे मोटे पेन से लिखे हैं, उनको एक बार रीड कर लेना। हमने रटने को कतई नहीं कहा, रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना। 10 नंबर उससे आ जाएंगे। आपके 125 में से 110 नंबर आ गए, राजा बाबू हो गए, बस खत्म, सिलेक्शन श्योर। देखो, किसी की उन्नति से जला नहीं जाता, चिढ़ा नहीं जाता। हमें अपनी उन्नति करनी है, हमें अपने को विकसित करना है। हमारी लड़ाई खुद से है कि हम पिछली बार क्यों फेल हुए, इस बार हमें पास होना ही होना है। ठीक है ना? हार वो देखो, हमने चैनल जो बनाया है उसमें स्पष्ट अभी एक बात हमने आपको बताई कि पहले मन हारता है। जब हम लोग जिम में होते हैं तो डंबल उठा रहे होते हैं, और जब 11वें या 12वां रेपिटेशन होता है डंबल को उठाने का, तो मन अंदर से कहता है अब थक गए, अब थक गए, अब नहीं उठ रहा, अब नहीं उठ रहा। होता है ऐसा कि नहीं होता? फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब हम थक जाते हैं तो शरीर हमारा साथ देना बंद कर देता है, हमारी बाइसेप्स झुकने लगती है, हाथ कलाई नीचे जाने लगती है, और हम पजल्ड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? ये सब कौन करवा रहा है आपको पता है? ये सब कराती है आपकी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। समझे कि नहीं? इसीलिए मन से हारना बंद कर दो। शरीर कभी नहीं हारता, शरीर थकता ही नहीं है। अगर मन थक गया तो शरीर थकेगा, अगर मन नहीं थका तो शरीर कभी नहीं थकेगा। आई बात समझ में? और ये वीडियो वैसे तो हम वायरल नहीं करेंगे, ये केवल अपने पेड मेंबर्स को ही देंगे। लेकिन अगर आपको किसी को शेयर करना है या किसी से कहना है कि सर का कोर्स अच्छा है, परचेज़ कर सकते हो, तो आप उसको ये वीडियो दे सकते हो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहकर। इतने दिन से आपको पढ़ा रहे हैं, मोर देन 60 स्टूडेंट हैं, लगातार उन्होंने हमसे पढ़ाई की। और आपको पता है, आपने अपना स्टैंडर्ड, अगर 100 बच्चे थे तो 100 बच्चों में जो मेरे बच्चे हैं वो 10 एकदम अलग हैं। उनका स्टैंडर्ड अलग हो चुका, उनकी पढ़ाई अलग हो चुकी, क्योंकि बायो में उनके भीतर विजिबिलिटी आ चुकी है, चीज़ें दिखाई देने लगी। अब वो केवल रटते नहीं हैं, अब वो केवल ये नहीं कि बस सुबह उठे और याद करना शुरू कर दिया, अब वो समझते भी हैं, चीज़ों को याद भी करते हैं। आई बात समझ में? तो बस अच्छे से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, ऐसे ही हमारे ऊपर अपना प्रेम बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।